Good afternoon, all of you. In last lecture, we discussed the disease, intestinal disease, that is the hepatitis. Now, next we discuss the next intestinal disease, that is the cholera. So, what is cholera? Cholera is an acute diarrheal illness caused by infection of intestine with the bacteria Vibrio cholerae. With the bacteria Vibrio cholerae. Cholera क्या है? इज अ acute diarrheal illness है. डायरियल इलनेस है विच इज़ अ कॉज बाय इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन. ये कॉज होता है इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन से, विच इज़ कॉज बाय इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन विथ बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरा. कॉजेटिव एजेंट कौन सा है इसका? विथ बैक्टीरिया ऑफ विब्रियो कॉलरा. देन इसके सिम्टम्स क्या है? 75% ये जो कॉलरा के सिम्टम्स है ये असिम्टोमेटिक है. देन 20% माइल्ड डिसीज है एंड 2 to 5% सीवियर है. यानी कि 75% अगर कॉलरा हुआ 100% में से 75% तो असिम्टोमेटिक ही है. देन 20% माइल्ड डिसीज है. देन उसके बाद 2 to 5% ये सीवियर है. सीवियर कॉलरा में होता है. उसके सिम्टम्स है वोमिटिंग, देन मसल क्रैम्प्स, प्रोफ्यूज, पेनलेस डायरिया एंड क्लियर फ्लूइड लाइक अ राइस वाटर. देन जो डायरिया में जो फ्लूइड निकलता है वो राइस वाटर फ्लूइड होता है. ये हो गए उसके सिम्टम्स. नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट, that is the cholera is an acute diarrheal disease caused by Vibrio cholerae. In its most severe form, cholera is dramatic and terrifying illness in which profuse watery diarrhea and vomiting may leads to hypovolemic shock. And death in a less than 24 hours. देखो कॉलरा क्या है? एक्यूट डायरियल डिसीज है एंड विच इज़ कॉज बाय विब्रियो कॉलरा से वो कॉज होता है. ये विब्रियो कॉलरी ये बैक्टीरिया है. अगर वो हमारी बॉडी में इंसर्ट हो जाएगा तो वो डायरियल डिसीज प्रोड्यूस करेगा. कॉलरा ये क्या है? ड्रामेटिक एंड टेरिफाइंग इलनेस है इन विच प्रोफ्यूज वाटरी डायरिया एंड वोमिटिंग में लीड्स टू हाइपोवोलेमिक शॉक. ये क्या होता है? वाटरी डायरिया प्रोड्यूस करता है और वोमिटिंग भी प्रोड्यूस करता है एंड लीड्स करता है हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाता है वो पर्सन. देन 24 आवर्स में उसकी डेथ हो जाती है. देन इन ट्रीटेड केसेस, ये तो हो गई हमारी सीवियर कंडीशन ऑफ कॉलरा. देन माइल्ड कंडीशन, दैट इज द ट्रीटेड केसेस, द डिसीज में लास्ट 4 to 6 डे. ये जो माइल्ड केसेस है इसमें क्या होता है? ये डिसीज जो रहता है लास्ट 4 to 6 डेज के लिए रहता है. देन ड्यूरिंग विच पीरियड द पेशेंट में पास टोटली वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्टूल इक्वल टू ट्वाइस हिज बॉडी वेट. देखो इसमें क्या होता है? ये तो 4 to 6 डेज के लिए रहता है. इन दिस पीरियड, इस पीरियड में क्या होता है? वो जो पेशेंट है वो टोटली उसमें यानी कि उसमें जो बॉडी में वाटर रहता है वो टोटली लॉस कर देता है. टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्टूल इक्वल टू द ट्वाइस इज बॉडी वेट. यानी कि बॉडी के ट्वाइसली वो स्टूल में वाटर लॉस कर देता है. देन all of clinical features of severe cholera result from the loss of large volume of diarrheal fluid which is bicarbonate rich isotonic electrolyte solution. देखो देन इसके बाद जो क्लिनिकल फीचर्स है सीवियर कॉलरा के, जो हाई लेवल में जो कॉलरा होते हैं इसके जो क्लिनिकल फीचर्स है वो क्या करता है? वो क्या रिजल्ट देता है? लॉस ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डायरियल फ्लूइड. लार्ज वॉल्यूम में डायरियल फ्लूइड हमारी बॉडी में से लॉस होता है. विच इज़ जो डायरियल फ्लूइड है वो कंटेन करता है बाइकार्बोनेट रिच आइसोटोनिक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. जो डायरियल फ्लूइड है जो हमारी बॉडी में से निकल रहा है वो क्या है? बाइकार्बोनेट रिच आइसोटोनिक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है विच लीड्स टू डिमिन्यूश ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, हीमो कॉन्सेंट्रेशन, हाइपोकैलेमिया, बेस डिफिशिएट, एसिडोसिस एंड शॉक.
अगर हमारी बॉडी में का डायरियल फ्लूइड चला जाएगा, दैट इज़ द बाइकार्बोनेट रिच आइसोटोनिक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, अगर हमारी बॉडी में चला जाएगा तो हमारी बॉडी में क्या क्या अफेक्ट हो सकता है। तो फर्स्ट इज अ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, देन डिमिनिश यानी कि कम हो जाता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है हमारी बॉडी में का वो टोटली कम हो जाता है। देन उसके बाद हीमो कॉन्सेंट्रेशन यानी क्या, एन इंक्रीज इन अ प्रोपोर्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड यूजुअली ड्यू टू द रिडक्शन इन अ वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा। देखो हीमो कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, जो आरबीसीज रहते हैं रेड ब्लड सेल्स इन ब्लड में, वो क्या होता है इंक्रीज होता है प्रोपोर्शन में, जो हमारी नॉर्मल लेवल से वो इंक्रीज हो जाता है। देन ये क्यों होता है, ड्यू टू द रिडक्शन इन अ वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा का रिडक्शन कम हो जाने के, यानी कि उसका रिडक्शन प्लाज्मा का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाने के वजह से जो आरबीसी है ब्लड में की वो इंक्रीज हो जाती है। Then the absolute number of RBC remain unchanged. Hemo concentration result in increased blood viscosity. अगर हीमो कॉन्सेंट्रेशन हुआ तो वो क्या करता है, इंक्रीज करता है ब्लड विस्कोसिटी, ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज करता है। देन इट इज़ कॉज बाय डिहाइड्रेशन एंड मे बी आर्टिफिशियली इंड्यूसेस बाय ब्लड डोपिंग। ये क्यों होता है, इंक्रीज क्यों करता है ब्लड की विस्कोसिटी, कॉज बाय, ये कॉज होता है बाय द डिहाइड्रेशन। अगर हमारी बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन हुआ तो ये कंडीशन कॉज होती है या फिर ऑब्जर्व होती है। एंड मे द आर्टिफिशियली इंड्यूस बाय ब्लड डोपिंग, एंड आर्टिफिशियली इंड्यूस किया हमने ब्लड डोपिंग, तभी भी ये कंडीशन ऑब्जर्व होती है। कौन सी कंडीशन, इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी। हीमो कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, इंक्रीज होती है हमारी ब्लड विस्कोसिटी। देन नेक्स्ट इज अ हाइपोकैलेमिया यानी लो पोटेशियम। इट इज़ डिफाइंड एज अ सीरम पोटेशियम लेवल लेस दैन 3.5 ml इक्वेलेंट टू 3.5 ml। अगर 3.5 ml से कम अगर पोटेशियम की लेवल हुई हमारी बॉडी में तो उसको बोलते हैं हम हाइपोकैलेमिया, दैट इज़ द लो पोटेशियम लेवल, दैट इज़ द लो पोटेशियम लेवल इन अ बॉडी। अगर 3.5 ml से अगर हमारी बॉडी में का पोटेशियम कम हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोकैलेमिया। अ ब्लड लेवल दैट इज़ बिलो नॉर्मल इन अ पोटेशियम an important body chemical, the problem can result in a fatigue, muscle cramps and abdominal heart rhythms। देखो अगर ये हुआ, अगर लो पोटेशियम हुआ, हाइपोकैलेमिया हुआ तो वो रिजल्ट क्या करता है, फटीग, मसल क्रैम्प्स यानी कि मसल में सीवियर पेन होता है, देन एबनॉर्मल हार्ट रिदम भी प्रोड्यूस करता है। ये हो गया हमारा हाइपोकैलेमिया। Then the common complication are muscular cramps, renal failure, pulmonary edema, cardiac arrhythmias and paralytic illness। अगर ये और कौन से कॉम्प्लिकेशन इसमें प्रोड्यूस होते हैं कॉलरा में, तो फर्स्ट इज़ अ मस्कुलर क्रैम्प्स यानी कि मसल्स में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। देन रीनल फेल्यूर यानी किडनी फेल हो जाती है हमारी। देन पल्मोनरी एडिमा यानी एक्सेसिव फ्लूइड इन लंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लूइड प्रोड्यूस हो जाता है, इसको बोलते हैं हम पल्मोनरी एडिमा। देन कार्डियक अरिथमियाज, देन पैरालाइटिक इलनेस, ये कॉम्प्लिकेशंस ऑब्जर्व होती है इन कॉलरा में। देन द क्लिनिकल सीवियरिटी ऑफ कॉलरा वैरीज वाइडली फ्रॉम द रैपिडली fatal disease to transit asymptomatic colonization of the intestine by the vibrios। ये जो क्लिनिकल सीवियरिटी है कॉलरा की, ये वैरीज होती है मतलब वाइडली एंड रैपिडली फ्रॉम द फैटल डिसीज टू ट्रांजिट असिम्टोमेटिक कोलोनाइजेशन। ये जो फैटल डिसीज है यानी कि प्री लेवल है या फिर जस्ट स्टार्ट हुआ है इनिशियल लेवल से कहाँ पर चली जाती है, ट्रांजिट असिम्टोमेटिक कोलोनाइजेशन ऑफ इंटेस्टाइन ऑफ विब्रियोस। देन
द इंसिडेंस ऑफ माइल्ड एंड असिम्टोमेटिक इन्फेक्शन इज मोर विथ अ विब्रियोज दैन विथ अ क्लासिकल कॉलरा विब्रियोज। ये जो इंसिडेंस होता है माइल्ड एंड असिम्टोमेटिक इन्फेक्शन का, माइल्ड एंड असिम्टोमेटिक इन्फेक्शन का जो इंसिडेंस होता है ये मोर विथ विब्रियोज दैन विथ क्लासिकल विब्रियो कॉलरा विब्रियोज। ये इन्फेक्शन कैसा रहता है, मोर रहता है विथ दैट ऑफ द क्लासिकल कॉलरा विब्रियोज से ये माइल्ड एंड असिम्टोमेटिक इन्फेक्शन में मोर रहता है। देन द सेम क्लिनिकल पिक्चर्स में बी समटाइम्स बी कॉज्ड बाय enterotoxigenic E. coli and in some outbreaks no pathogen can be identified. The incubation period varies from less than 24 hours to about 5 days। जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है विब्रियो कॉलरा का इन इंटेस्टाइन में वो होता है 24 आवर्स टू अबाउट 5 डेज। 24 आवर्स टू यानी कि 24 घंटे से 5 दिन तक वो हमारी बॉडी में रहता है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। देन उसके बाद वो सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। देन द क्लिनिकल इलनेस में बिगेन स्लोली विथ अ माइल्ड डायरिया। जो क्लिनिकल इलनेस है वो क्या है, स्लोली विथ अ माइल्ड डायरिया प्रोड्यूस करता है इन 1 to 3 days with a sudden massive diarrhea। Then although in the initial diarrhea stool may contain a fecal material। जो इनिशियल डायरिया होता है, जो स्टार्टिंग डायरिया होता है इनिशियल फेज में का, वो कंटेन करता है, जो स्टूल कंटेन करता है फीकल मटेरियल। फर्स्ट तो कंटेन करता है फीकल मटेरियल, देन सब्सिक्वेंट स्टूल्स रैपिडली अज्यूम द राइस वाटर। जो सब्सिक्वेंटली स्टूल है वो यानी कि राइस वाटर का अपीयरेंस क्रिएट करता है विथ अ फ्लेक्स ऑफ म्यूकस इन अ कलरलेस फ्लूइड। विथ उसमें फ्लेक्स भी रहता है ऑफ म्यूकस का एंड कलरलेस फ्लूइड रहता है स्टूल में। देन द स्टूल हैज़ अ फिशी ऑर्डर। द स्टूल हैज़ अ फिशी ऑर्डर, उसका बहुत गंदा ऑर्डर होता है। देन पर्जिंग इज़ अ पेनलेस एंड इफर्टलेस। ये जो स्टूल की पर्जिंग है वो पेनलेस है, उसमें कोई पेन नहीं होता, एंड इफर्टलेस होता है क्योंकि वो वाटरी फॉर्म में हो रही है। देन वोमिटिंग विच स्टार्ट अलॉन्ग विथ डायरिया। जब डायरिया स्टार्ट होता है तो साइड बाय साइड वोमिटिंग भी स्टार्ट होती है। इस कॉपियस कंसिस्टिंग ऑफ अ क्लियर वाटरी फ्लूइड secreted by the upper part of small intestine। Then we discuss the pathophysiology of cholera। तो फर्स्ट इज मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है एज दैट विब्रियो कॉलरी एक्यूमुलेटेड इन अ स्टमक। ये जो विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया है वो एक्यूमुलेटेड होता है स्टमक में एंड प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन्स। देन वो टॉक्सिन वो बाइंड करता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ। ये जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है विब्रियो कॉलरा इन स्टमक में, तो वो टॉक्सिन क्या करता है, वो बाइंड हो जाता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ। देन टॉक्सिन बाइंड होने के बाद क्या करता है, इनएक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर यानी GTPase को इनएक्टिवेशन कर देता है। वो जो टॉक्सिन है, जो स्टमक में टॉक्सिन प्रोड्यूस हुआ है जो बैक्टीरिया से, विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया से, वो क्या करता है, टॉक्सिन वो बाइंड करता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ। देन बाइंड होने के बाद क्या करता है, इनएक्टिवेशन फॉर्म होता है GTPase का। देन द जी प्रोटीन स्टक इन ऑन पोजिशन। जो जी प्रोटीन है वो ऑन पोजीशन में ऑब्जर्व होती है या फिर रहती है। देन उसके बाद इंक्रीज द CAMP पाथवे, दैट इज़ द 3,5 मोनोफॉस्फेट पाथवे, ये इंक्रीज हो जाता है। देन उसके बाद CAMP इंक्रीज होने के बाद एक्टिवेशन होता है आयन चैनल्स का। CAMP पाथवे इंक्रीज होने के बाद एक्टिवेशन होता है आयन चैनल्स का। देन उसके बाद सोडियम क्लोराइड इन्फ्लक्स इनटू इंटेस्टिनल ल्यूमेन टू ड्रैग वाटर इनटू ल्यूमेन। ये जो सोडियम क्लोराइड है वो इन्फ्लक्स होता है इंटेस्टिनल ल्यूमेन में एंड वाटर इनटू ल्यूमेन में ड्रैग कर देता है। देन विच लीड्स टू द वाटरी डायरिया। ये हो गई हमारी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कॉलरा। तो फर्स्ट क्या हुआ,
वो बैक्टीरिया जो है कॉलरा का, कौन सा, विब्रियो कॉलरा, वो एक्यूमुलेटेड होता है स्टमक में ऑफ पेशेंट के। देन उसके बाद वो प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने के बाद वो जो टॉक्सिन है वो बाइंड हो जाती है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ। देन उसके बाद इनएक्टिवेशन होता है जीटीपीएस का। देन जी प्रोटीन स्टक्स ऑन पोजीशन, इनएक्टिवेशन हुआ जीटीपीएस का तो जी प्रोटीन क्या करती है, ऑन पोजीशन में रहती है। देन उसके बाद इंक्रीज करती है सीएएमपी पाथवे। अगर सीएएमपी पाथवे इंक्रीज हुआ तो एक्टिवेशन होता है आयन चैनल्स का। अगर आयन चैनल्स एक्टिवेट हुआ तो सोडियम क्लोराइड वो इन्फ्लक्स होता है इनटू इंटेस्टिनल ल्यूमेन में। क्यों होता है, टू ड्रैग वाटर इनटू ल्यूमेन, to drag a water into lumen में, then leads to watery diarrhea, which is leads to the watery diarrhea. So ये हो गया हमारा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कॉलरा। कॉलरा ऑकर्स ओनली इन अ मेन, ये जो कॉलरा है वो ऑकर्स होता है ओनली इन अ मेन में, यानी कि ह्यूमन बींग में ये ऑकर होता है। देन कॉलरा विब्रियो एडेड टू इंटेस्टिनल एपिथेलियम मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस एन एक्सोटॉक्सिन। ये जो कॉलरा विब्रियो है ये इंटेस्टिनल एपिथेलियम में, जैसे मैंने बताया इंटेस्टिनल एपिथेलियम में ये होता है, एडर हो जाता है। देन उसके बाद मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई के बाद क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एक्सोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन यानी एंटेरोटॉक्सिन एंड कोलेरेजन। एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है एंड विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैथोजेंस ऑफ कैलेरा। ये क्या करता है, ये जो एक्सोटॉक्सिन्स है ये रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर द पैथोजन ऑफ कॉलरा के। देन इट एक्ट्स बाय साइक्लिक एडिनोसिन 3,5 मोनोफॉस्फेट दैट इज द CAMP पाथवे। इट एक्ट्स एज ए, ये एक्ट करता है यानी कि ये चला जाता है साइक्लिक एडिनोसिन 3,5 मोनोफॉस्फेट CAMP पाथवे में। देन the insertion of exotoxin with the epithelial cell of small intestine result in a stimulation of cell bound adenyl cyclase. then ये जो interaction होता है एंटेरोटॉक्सिन का विथ एपिथेलियल सेल के साथ इन स्मॉल इंटेस्टाइन में विच रिजल्ट इन द स्टिमुलेशन ऑफ सेल बाउंड एडेनिल साइक्लेस। इसका रिजल्ट क्या होता है, स्टिमुलेशन होता है, सेल बाउंड होता है इन एडेनिल साइक्लेस में। देन विच लीड्स टू इंक्रीज द लेवल ऑफ CAMP इन अ गट एपिथेलियल सेल। ये क्या लीड्स करता है, इंक्रीज करता है लेवल ऑफ CAMP। जैसे मैंने बताया वो क्या करता है, इंक्रीज करता है लेवल CAMP का इन अ गट एपिथेलियल सेल में, विच रिजल्ट इन एक्टिव सिक्रीशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इनटू इंटेस्टिनल ल्यूमेन। अगर ये इंक्रीज हो गया, इंक्रीज लेवल हो गया अगर CAMP का, तो उसके बाद क्या होता है, विच लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ large volume of fluid into intestinal lumen. Then the fluid secreted is isotonic with plasma. ये जो fluid secreted होता है ये isotonic होता है with plasma, but contain a relatively more sodium bicarbonate and less chloride. But ये तो आइसोटोनिक होता है प्लाज्मा के साथ, बट क्या करता है, वो कंटेन करता है रिलेटिवली मोर सोडियम बाइकार्बोनेट एंड लेस क्लोराइड। क्लोराइड उसमें कम रहता है एंड सोडियम बाइकार्बोनेट हाई लेवल में रहता है। देन एस्पिरिन, इंडोमिथासिन, क्लोरप्रोमाजिन एंड इथाक्रिनिक एसिड इनहिबिट द सिक्रेटरी इफेक्ट ऑफ कॉलरा टॉक्सिन इन एनिमल मॉडल्स। ये हो गया हमारा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कॉलरा। देन वी डिस्कस द सोर्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन। द एपिडेमिक कॉलरा हैज़ अ सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो एपिडेमिक कॉलरा है ये सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर आता है। जो एपिडेमिक सीजन होते हैं बीइंग डिफरेंट इन अ डिफरेंट एरियाज। ये जो एपिडेमिक सीजन होते हैं ये डिफरेंट एरिया में डिफरेंट मंथ में प्रोड्यूस होता है, बट कॉन्स्टेंट इन एनी वन एरिया, बट कांस्टेंट रहता है इन एनी वन एरिया में। देन दस इन डेक्का एंड बांग्लादेश द कॉलरा सीजन फॉलोज द मानसून एंड रीचेस अ पीक ड्यूरिंग नवंबर टू जनवरी। इन बांग्लादेश एंड डेक्का में जो कॉलरा सीजन है वो कब रहता है, नवंबर टू जनवरी के बीच में। बट इन कलकत्ता द एपिडेमिक सीजन इज इन अ हॉट ड्राई मंथ
ऑफ मार्च टू मे, बट इन कलकत्ता में एपिडेमिक सीजन कैसा रहता है कॉलरा का, मार्च टू मे के बीच में. देन disease wanes with the onset of rain in June. The reason for a seasonal pattern is not known. ये जो seasonal pattern है ये क्यों आता है, ये उसका reason अभी तक पता नहीं है. Then epidemic cholera has been associated with a fair, festival and other large congregations during which sanitary arrangement tends to unsatisfactory. देयर इज़ अ टू टाइप्स ऑफ इपिडेमिक सिचुएशन. ये जो इपिडेमिक सिचुएशन है इसके टू टाइप्स से आर रिकॉग्नाइज इन अ कॉलरा में. तो फर्स्ट टाइप इज़ अ एक्सप्लोजिव एंड सेकंड इज़ अ प्रोट्रैक्टेड. सो द फर्स्ट इज़ अ एक्सप्लोजिव इन विच इन द एक्सप्लोजिव टाइप अ कॉमन सोर्स और अ common vehicle can usually be identified. And typically a very large number of cases appear in a community in a short period of time. ये जो एक्सप्लोजिव टाइप है ये क्या है, कॉमन सोर्स एंड कॉमन व्हीकल के साथ आता है और वो आइडेंटिफाई होता है यूजुअली. देन उसके बाद वेरी लार्ज नंबर ऑफ केसेस अपीयर होते हैं. लार्ज नंबर ऑफ केसेस कॉलरा के यानी कि लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स प्रोड्यूस होते हैं इन दिस एपिडेमिक सिचुएशन में, दैट इज़ द एक्सप्लोजिव टाइप में. देन इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ जाते हैं कॉलरा पेशेंट के. देन ये हो गया हमारा एक्सप्लोजिव टाइप. एक्सप्लोजिव टाइप यानी क्या, common source and common vehicle can use be identified. Then typically very large number of cases appear in a community in a short period of time. Then the protracted epidemic on the other hand last for a long period with only a few cases. ये क्या है, last for a long period. जो एक्सप्लोजिव टाइप था वो शॉर्ट पीरियड के लिए था, बट ये प्रोट्रैक्टेड जो पीरियड है, एपिडेमिक पीरियड है, वो है लार्ज लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है एंड वेरी फ्यू केसेस इन पर डे. द मोड ऑफ ट्रांसमिशन is not well understood but may be due to contamination of large body of water such as a river. ये contamination होता है by the water से. Then in a cholera transmission by person to person contact is unimportant. Transmission is maintained by cycle involving the vibrio excreta and the environment, particularly a water source. Vibrios do not survive for any considerable period in water, so the water source should be repeatedly contaminated for it to act as a prolonged source of infection. The only natural reservoir of infection is a male. Both covalently and ionic carriers exist. In a chronic carrier, the vibrio survives in a gallbladder and in a shed intermittently, particularly when the carrier suffers from the diarrhea. Fomites and vectors do not seem to be important in a transmission. ये जो ट्रांसमिशन होता है वो फिकली कॉन्टेमिनेटेड वाटर से होता है, देन कॉन्टेमिनेटेड ऑफ फूड, ड्रिंक्स एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के साथ भी ये ट्रांसमिशन हो सकता है. ये हो गया हमारा सोर्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन. देन वी डिस्कस द लेबोरेटरी डायग्नोसिस. The importance of laboratory diagnosis of cholera is not so much for the treatment of individual cases as it facilitating cholera control by the early detection of infection and determination of epidemiological features of outbreak. For this to be effectively, laboratory facilities should be made available to all part of country. So first is a स्टूल कलेक्टिंग इन एक्यूट स्टेज ऑफ डिसीज. स्टूल लेबोरेटरी डायग्नोसिस में क्या करना पड़ता है, फर्स्टली स्टूल कलेक्ट करना पड़ता है एक्यूट फेज में, यानी कि इनिशियल फेज में हमें स्टूल कलेक्ट करना पड़ता है. देन उसके बाद
बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज इन द मोस्ट वैल्यूएबल स्पेसिमन फॉर द लेबोरेटरी डायग्नोसिस। बट ये स्टूल कब कलेक्ट करना पड़ता है? जब हमने अभी तक उस पेशेंट को एंटीबॉडीज़ नहीं दी तब तक, यानी कि बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज। देन isolation of cholera vibrios from the stool is a simple matter as they are present in a very large number, that is the 10 raised to power 6 to 10 raised to power 9 vibrios per ml। ये जो आइसोलेशन ऑफ कॉलरा विब्रियोज है फ्रॉम द स्टूल का, ये सिंपल मैटर एज एंड विच प्रेजेंट इन अ वेरी लार्ज नंबर, दैट इज द 10 raised to power 6 to 10 raised to power 9 विब्रियोज पर ml प्रेजेंट रहता है। देन डायग्नोसिस बाय डायरेक्ट माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन, ये जो डायग्नोसिस होता है ये डायरेक्ट माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन होता है ऑफ कॉलरा स्टूल की, इज़ नॉट रिकमेंडेड इन एज अ रिजल्ट आरंट रिलायबल फॉर अ रैपिड डायग्नोसिस। अगर रैपिड डायग्नोसिस करना है तो हमें क्या करना चाहिए? कैरेक्टरिस्टिकली मोटिलिटी ऑफ वेब्रियोज एंड इट्स इनहिबिशन बाय एंटी सीरम कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड अंडर द डार्क फील्ड। ये जो अगर डायरेक्टली रैपिड डायग्नोसिस अगर करना है हमें, तो जो एंटी सीरम है वो डेमोन्स्ट्रेटेड करना है अंडर अ डार्क फील्ड में और फेज में। कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप यूजिंग अ कॉलरा स्टूल फ्रॉम एक्यूट केसेस और अ मोर reliable after a enrichment of for 6 hours. Then we discuss the prophylaxis of this disease. The prevention of cholera requires especially general measures such as the provision of protected water supply and improvement of environmental sanitation। ये जो प्रोफाइलैक्सिस है ये क्या है? प्रिवेंशन कर रहे हैं हम कॉलरा का, इसमें इसके लिए क्या करना चाहिए? मेजर सच एज प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्टेड वाटर सप्लाई, प्रोटेक्टेड वाटर सप्लाई करना चाहिए। देन इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, ये जो इन्वायरमेंट है वो भी सैनिटाइज रहना चाहिए। देन एज देयर आर नॉट इजीली अटेनेबल, वैक्सीनेशन कंटिन्यू टू बी द मोस्ट वाइडली यूज मेथड ऑफ प्रिवेंशन। अगर हमें कॉलरा प्रिवेंट करना है तो फर्स्ट क्या करना चाहिए? हमें सेफ वाटर सप्लाई करना चाहिए। देन इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, यानी कि जो हमारा आजू बाजू का परिसर है वो हमें सैनिटाइज करना चाहिए या फिर अच्छे से रखना चाहिए। देन उसके बाद ये भी नहीं हो सकता तो हमें वैक्सीनेशन करना चाहिए कॉलरा का। द वैक्सीन रूटीनली यूज नाउ आर किल्ड सस्पेंशन कंटेनिंग 8,000 मिलियंस विब्रियो कॉलरी पर ml। देखो वैक्सीन कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम? किल्ड सस्पेंशन ऑफ विब्रियो कॉलरा का, वो प्रेजेंट रहता है 8,000 मिलियन पर ml में। पर ml में 8,000 ml विब्रियो कॉलरा किल सस्पेंशन रहता है उसमें, ठीक है। देन ऑफ इक्वल नोज ऑफ ओगावा एंड इनाबा सेरोटाइप। मेनी लेबोरेटरीज एम्प्लॉय क्लासिकल कॉलरा एंड विब्रियोज इन इक्वल नंबर इन अ वैक्सीन। मेनी लेबोरेटरीज में क्या किया है? क्लासिकल कॉलरा एंड जो सीवियर कॉलरा होता है वो इक्वल नंबर ऑफ वैक्सीन का रहता है। देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वैक्सीन हैज़ बीन इंक्रीज। बट इसमें क्या होता है? जो क्लासिकल कॉलरा होता है वो तो ठीक हो जाता है, बट जो सीवियर कॉलरा होता है वो इस डोज से यानी कि ट्रीटमेंट नहीं होती उसकी, यानी कि वो इस वैक्सीन से वो ट्रीट नहीं होता। इसके लिए हमें वैक्सीन में क्या करना चाहिए? इंक्रीज़ करते हैं वो 12,000 मिलियन पर ml। पहले कितने लिया हमने? 8,000 मिलियंस लिया पर ml में किल सस्पेंशन ऑफ विब्रियो कॉलरी का। देन उसके बाद हम इंक्रीज़ किया कॉन्सेंट्रेशन इसका, तो इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन कितना है हमारा? 12,000 मिलियन पर ml इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एंटीजन स्टिमुलस। एंटीजेनिक स्टिमुलस इम्प्रूव करने के लिए हमने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया या फिर इंक्रीज किया वैक्सीन का वॉल्यूम। देन द यूज़ ऑफ लाइव वैक्सीन ओरली कैन बी रिकमेंडेड ऑन द ग्राउंड दैट they give rise to antibacterial and antitoxin immunity as well as a local immunity in the intestine। ये हो गया हमारा किल्ड वैक्सीन। बट जो लाइव वैक्सीन है वो क्या करते हैं? हम ओरली देते हैं। इट हैज़ बीन रिकमेंडेड ऑन द ग्राउंड
that they give rise to antibacterial and antitoxin immunity as well as orally अगर हमने वैक्सीन दी तो क्या करते हैं, वो इंक्रीज करती है एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीटॉक्सिन इम्यूनिटी को, एज वेल एज इम्यूनिटी इन इंटेस्टाइन वो भी इंक्रीज करती है, इंटेस्टाइन की इम्यूनिटी भी इंक्रीज करती है अगर हमने ओरली वैक्सीनेशन किया तो. देन while attractive in a concept, it has not been possible to develop a suitable vaccine strain that are at the same time are avirulent and capable of multiplying in the intestine after oral feeding. Avirulent means not capable causing a disease. ठीक है. Then we discuss the treatment. ये हो गया हमारा प्रोफाइलैक्सिस. तो प्रोफाइलैक्सिस में क्या क्या देखा हमने, प्रॉपर वाटर सप्लाई होना चाहिए, यानी प्रोटेक्टेड वाटर सप्लाई होना चाहिए, देन इन्वायरमेंटल सैनिटेशन होना चाहिए. देन नेक्स्ट है हमारा वैक्सीन. तो वैक्सीन में 2 टाइप्स देखे हमने, किल्ड वैक्सीन एंड लाइव वैक्सीन. देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट. इट कंसिस्ट ऑफ प्रॉम्प्ट and adequate replacement of lost fluid and electrolyte. The oral administration of fluid containing glucose and electrolyte. ये जो ट्रीटमेंट है तो इसके लिए हम क्या करना चाहिए, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए, containing fluid containing glucose and electrolyte. Then either along or supplemented by intravenous fluid is a highly successful and freely available method. फ्रीली अवेलेबल मेथड ऑफ ट्रीटिंग कॉलरा. देखो फर्स्ट ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करना है फ्लूइड ऑफ ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट का. देन अलॉन्ग विद दैट सप्लीमेंट बाय इंट्रावेनस फ्लूइड. इंट्रावेनस फ्लूइड भी देना चाहिए उसके साइड बाय साइड. ये क्या है, इंट्रावेनस सप्लीमेंट्री अगर दी तो ये क्या है, हाईली सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है फॉर ट्रीटिंग द कॉलरा के लिए. देन नेक्स्ट है हमारी एंटीबैक्टीरियल थेरेपी. फर्स्ट तो हमने दिया ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट, वो ओरल रूट से दिया और इंट्रावेनस रूट से भी दिया. देन उसके बाद है एंटीबैक्टीरियल थेरेपी, इज ए सेकेंडरी इंपॉर्टेंट. एंटीबैक्टीरियल थेरेपी ये क्या है, सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है. देन ओरल टेट्रासाइक्लिन इज अ यूजफुल इन रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ विब्रियो एक्सक्रीशन एंड द नीड फॉर अ पैरेंट्रल फ्लूइड. ये जो टेट्रासाइक्लिन अगर हमने ट्रीट किया एंटीबैक्टीरियल यूज़ करके, एंटीबैक्टीरियल करके ओरली, तो क्या करता है, रिड्यूस करता है पीरियड ऑफ विब्रियो एक्सक्रीशन का. ये जो विब्रियो बैक्टीरिया है उसका पीरियड रिड्यूस करता है एंड नीड फॉर द पैरेंट्रल फ्लूइड. ये हो गया हमारा ट्रीटमेंट ऑफ कॉलरा. तो क्या क्या देखा हमने कॉलरा में, कॉलरा की डेफिनेशन, देन प्रोफाइलैक्सिस, देन सोर्स एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कॉलरा, देन लेबोरेटरी डायग्नोसिस, देन प्रोफाइलैक्सिस एंड लास्ट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ कॉलरा. नाउ द नेक्स्ट इज अ टाइफाइड which is discussed in next lecture. Thank you.